गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में हमारी थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड यूनिट चल रही है। थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड, ठीक है, यूनिट सेकेंड है आपकी। पिछली क्लास में मैंने आपको एंट्रोपी टॉपिक स्टार्ट करा दिया है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि काफ़ी सारी डेरिवेशन आएंगी। उसमें से 2 डेरिवेशन हमने कर ली है। एंट्रोपी का वेरिएशन हमने टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ डिपेंडेंस कह सकते हैं, वो देख चुके हैं। इसी तरह से टेम्परेचर प्रेशर के साथ भी हमने उसका वेरिएशन देख लिया था। आज की क्लास में हमारा जो नया टॉपिक है वो है एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस, आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। ये भी एक काफ़ी लंबा डेरिवेशन है। ठीक है, ये डेरिवेशन है, हमारा टॉपिक है 3rd नंबर का, एंट्रोपी में ही। अब ये यहाँ पर देखिए एंट्रोपी चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो इस डेरिवेशन को शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक सिस्टम है जिसमें कि आइडियल गैस लिया गया है। आइडियल गैस के यहाँ पर n मोल्स हैं। आइडियल गैस का प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। माना आदर्श गैस की n मोल्स जिसका ताप T है, दाब P है और आयतन V है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो सिस्टम है आइडियल गैस वाला सिस्टम है, उसने Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की एक रिवर्सिबल वे में। ठीक है, माना तंत्र Q ऊष्मा अवशोषित करता है उत्क्रमणीय ढंग से। ठीक है, यहाँ पर जो तंत्र है Q ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। लेट सिस्टम तो इसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, आपको पता होगा। हमने एंट्रोपी चेंज के लिए इक्वेशन क्या पढ़ी थी, वही इक्वेशन यहाँ पर आएगी। ds इक्वल हो जाएगा dq ReV क्या है, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल, और नीचे आ गया T। क्लियर। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उससे हमें पता है कि जो Q है वो इक्वल होता है dE प्लस dW के। अब यहाँ पर देखिए जो dW है वो इक्वल होता है PdV के। तो ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी। नीचे आ गया T। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। सबसे पहले तो हमने उत्क्रमणीय ढंग से जो प्रक्रम होता है जिसमें एंट्रोपी परिवर्तन आता है उसे देख लिया। उसके बाद हमने ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम से कुछ मान यहाँ पर dq का रखा है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि टी जो है उसका भाग दोनों तरफ दे देंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ डी के नीचे भी टी आ जाएगा और यहाँ पर भी टी आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट नंबर की इक्वेशन हमारी आ गई है। सिंपल सा चल रहा है, यहाँ कुछ अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें दो चीज़ करनी है, P और DE की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। अब ये दोनों वैल्यू आएंगी कहाँ से, तो देखिए आगे मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे इसको आगे यहीं से ही बढ़ाने की। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो आई है उसके बाद हम जानते हैं कि PV इक्वल होता है NRT के, यानी P बराबर हो गया NRT अपॉन V के। तो ये वाली जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रखी जाएगी और इसी के साथ जो DE है वो बराबर होता है CV NCV DT के। ये इक्वेशन जब आई थी जब आपने ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी पढ़ी थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर। ठीक है, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं उसको आपको समीकरण 1 में रखना है। P और DE का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कौन सा है हमारा, यहाँ पर हमें DE और P दोनों की वैल्यूज़ को रखना है। तो देखिए DS इक्वल हो जाएगा NCV DT और नीचे क्या आ गया T। इसी तरह से प्लस में है NRTV और यहाँ हो गया, ठीक है। इस तरह से मैंने जस्ट अभी वैल्यू पुट किया है और कुछ भी यहाँ पर नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू को हमने रखा है। ये तो वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ये वाली जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर रख दी है, कुछ भी अभी नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो T है दोनों साइड दे रखा है, ऊपर नीचे तो कट जाएगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन आप नेक्स्ट स्टेप में आगे ले जाएं। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इससे आगे हम यहाँ पर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले आप इस टॉपिक को यहाँ तक कम्प्लीटली उतारें, ध्यान से उतारें, क्योंकि डेरिवेशन काफ़ी लंबा है। ज़रा सी मिस्टेक हो गई अगर आपसे तो ये डेरिवेशन आप नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, ध्यान से उतारें इसे। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, एक सिस्टम है जिसमें आइडियल गैस लिया हुआ है। आइडियल गैस के n नंबर ऑफ मोल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम V है, जबकि जो प्रेशर है वो P है, टेम्परेचर T है। क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सिस्टम है जिसमें आइडियल गैस लिया हुआ है उसने Q हीट जो है वो एब्जॉर्ब किया। जो Q हीट एब्जॉर्ब हुई है, Q ऊष्मा अवशोषित हुई है, वो एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल वे में हुई है। तो इस वजह से हमारी जो इक्वेशन आती है एंट्रोपी चेंज के लिए, वो इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, फिर हमने P और DE की वैल्यू को पुट किया और इस तरह से हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया है। अभी तक ये डेरिवेशन बहुत ईजी चल रहा है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आई होगी आपको। तो पहले आप इसको नोट करें। अब इससे आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो सेकंड इक्वेशन से ही हमको आगे बढ़ना है।
तो सेकंड इक्वेशन जो है उसी को मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डी वी अपॉन वी, ये हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन है जो नीचे लिखी हुई है, उसी को मैंने दोबारा लिखा है क्योंकि मुझे वहाँ से ये मिटानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका समाकलन करना है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति है ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये लिमिट्स दी गई है। इन लिमिट में हमें समाकलन करना है प्रारंभिक यानी इनिशियल स्टेट और ये हो गई फाइनल स्टेट। above equation with in limit, उपरोक्त समीकरण का समाकलन दिए गए सीमा में करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समाकलन करेंगे S1 से S2 इक्वल है एन सी वी और यहाँ पर होगा T1 से T2 तक। इस तरह से हमारे पास ये अगली इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो लिमिट लगा दी है, समाकलन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए समाकलन करने पर यहाँ पर आ गया S2 माइनस S1, आपको समाकलन करना तो आता ही होगा। नेक्स्ट क्या है एन सी वी, इसको समाकलित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ln T2 अपॉन T1 प्लस एन आर ln V2 अपॉन V1। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ln है उसको हटाना है, लॉग में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू क्या आती है 2.303 और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ डेल s 2.303 एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1। क्लियर। ये हमारी जो इक्वेशन है ये सबसे मेजर इक्वेशन है, इसके आगे कई स्टेप्स आएंगी। तो सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है इसको ब्रैकेट में डाल के आप 3 नंबर डाल दें। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट करें। उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि यहाँ पर क्या नंबर ऑफ स्टेप नेक्स्ट आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3rd नंबर की स्टेप के बाद हम कंसीडर करेंगे जो प्रोसेस है, हमारा प्रक्रम है, वह 2 तरह का हो सकता है इस वाले केस के अकॉर्डिंग। एक तो हो सकता है आइसोथर्मल समतापी और दूसरा हो सकता है आइसोकोरिक सम आयतनिक। दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक को और फिर इसके बाद हम दूसरे वाले को कंसीडर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं सम आयतनिक समकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आप नंबर डाल दें इसमें। सम आयतनिक प्रक्रम
ब्रैकेट में लिखें आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें V1 इक्वल होता है V2 के। तो इस वाली इक्वेशन से समीकरण 3 से तो देखिए यहाँ पर डेल S के नीचे V आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयतन है स्थिर होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पर डेल S के साथ V लग गया, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो वैल्यू है वो कट गई, क्योंकि दोनों सेम है। log 1 आ गया। log 1 आपको पता होगा, log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी डेल एस वी इक्वल हो जाएगा 2.303 एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1 के। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस हमने बताया, प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं उसकी। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें यहाँ तक, उसके बाद मैं यहाँ से मिटा के और प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो इतना आप नोट करें पहले तो। अब तक 4 स्टेप्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि जो प्रोसेस हम मान लेते हैं कि समतापीय है। समतापीय मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की यहाँ पर बात करेंगे। ताप स्थिर होता है इज कांस्टेंट। अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी T1 इक्वल हो गया T2 के। तो समीकरण बाय इक्वेशन 3 वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए डेल एस के साथ T आ जाएगा नीचे, क्योंकि कांस्टेंट है T। 2.303 CV N और आएगा N CV log T1 अपॉन 1 T1 प्लस 2.303 NR log V2 अपॉन V1। अगेन ये कट गया और ये वाली जो टर्म है वो हो गई 0 के इक्वल, और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको एज इट इज़ आप नोट कर दें। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है समतापी या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये आपकी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 5। नोट डाउन करें इसे। तो इस तरह से हमने 2 तरह के जो प्रोसेस हैं उसको अभी तक समझ लिया है। पहला हमने समझा सम आयतनिक प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें जो आयतन होता है वह स्थिर होता है। इस वजह से V1 बराबर था V2 के। वैल्यू पुट की हमने तो log 1 आया। log 1 का मान 0 होता है। पुट करने के बाद हमारे पास समीकरण 4 आ गया। इसके बाद हमने अपना दूसरा प्रक्रम देखा जो कि था समतापी प्रक्रम। इस प्रक्रम में ताप स्थिर होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी T1 बराबर है T2 के। और इस तरह से इक्वेशन निकल के आई है इक्वेशन नंबर हमारी 5। तो ये पूरा जो अभी है यहाँ तक का डेरिवेशन, इसको नोट डाउन करें। इसके आगे हम
नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि और कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब ना आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस वाली जो इक्वेशन है, थर्ड नंबर की इक्वेशन है, उसी से हमको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी डेरिवेशन है उसे यहाँ से हटाना है। अब आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो थर्ड नंबर की इक्वेशन को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ और बाकी जो बोर्ड है वो मैं साफ़ कर दूँगी अब। आपको इस इक्वेशन को दोबारा नहीं उतारना है, बस मैंने ये लिखा है इसलिए क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस डेरिवेशन को आगे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें एक आदर्श गैस समीकरण जो है उसी से आगे बढ़ना होगा। तो आगे देखिए, आदर्श गैस समीकरण जो होता है वो एक, यहाँ से अब डेरिवेशन अब स्टार्ट होगा। ऊपर वाला पोर्शन आपको नहीं उतारना है, ये सिर्फ आपकी थर्ड नंबर की इक्वेशन है जो आप पहले से लिख चुके हैं। तो देखिए, आदर्श गैस समीकरण द्वारा बाय द आइडियल गैस इक्वेशन V1 P1 V1 अपॉन T1 इक्वल होता है P2 V2 अपॉन T2 के। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो आयतन है V2 अपॉन V1 उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, जो कि आएगी ये वैल्यू। इस मान को समीकरण 3 में रखने पर बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे वॉल्यूम जो है उसको यहाँ से हटाना है। वॉल्यूम की जगह मुझे यहाँ पर टेम्परेचर को, वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर और प्रेशर लेके आना है। ठीक है, यानी हमें वेरिएशन दिखाना है प्रेशर और टेम्परेचर का। यहाँ पे जैसे पहली वाली थर्ड इक्वेशन में हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का वेरिएशन देखा था। अब जो स्टेप आएगी आपकी, जो 6 नंबर की स्टेप होगी, उसमें आप देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में वेरिएशन। तो यहाँ पर मान रखेंगे डेल एस वैल्यू को पुट करें P1 T2 T1 और P2, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो ये वैल्यूज़ हैं, P की वैल्यू को एक साइड कर देंगे और T की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। किस तरह से, इसको मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए, इस वाली इक्वेशन के आगे मुझे यहाँ पर डेल एस 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2। देखिए, जो लॉग है
उसमें अगर इनटू में कोई वैल्यू दी गई होती है तो हम इसको खोल के इस तरह से ए और log b लिखते हैं। वही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन हैं, कॉमन लेते हुए बाकी पोर्शन को आप ब्रैकेट में डाल दें। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, इसके लिए हम रिप्लेस में लिख सकते हैं। अब देखिए CP जो है वो बराबर होता है CV प्लस R के, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो इस वैल्यू को आप पुट करें, यहाँ पर आ जाएगा CP log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन R log P1 अपॉन P2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अब तक 5 इक्वेशन तो आ चुकी थी, ये आपकी हो गई 6ठे नंबर की इक्वेशन। इसे नोट डाउन करें, इसके बाद भी आपके अभी 2 प्रोसेस और आने हैं, तो इसे यहाँ तक 6 इक्वेशन तक आप नोट करें। बस ये वाला जो आदर्श गैस समीकरण लेने के बाद हमारे पास एक नया इक्वेशन बनता है, वापस से हमें 2 प्रोसेस बनाने हैं। 2 प्रोसेस बनेंगे, एक तो टेम्परेचर के लिए समतापीय और दूसरा समदाबीय, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक। वापस से हमारे पास 2 एंट्रोपी के वैल्यू निकली आएंगे, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ तक इसे नोट करें, ध्यान से नोट करें, काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, 3 पेज का तो होगा ही है। तो नेक्स्ट जो 6 नंबर की इक्वेशन है, अगेन इस इक्वेशन को भी आप ब्रैकेट में डाल दें। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन से आगे भी आपके पास 2 प्रोसेस बनने हैं। तो कई बार जैसे न्यूमेरिकल आएगा इस टाइप के, तो वहाँ पर भी ये इक्वेशन आपकी यूज़ आ सकती है। जैसा मैंने बताया, इक्वेशन 6 के बाद भी कुछ प्रक्रम यहाँ पर बनेंगे। तो प्रक्रम की जैसे मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो समदाबी और समतापी प्रक्रम की ही हम बात कर लेते हैं। ताप स्थिर है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T1 इक्वल हो जाता है T2 के। वैल्यू पुट करेंगे, डेल एस टी हो जाएगा, नीचे कांस्टेंट आ रहा है इस वजह से वैल्यू रखनी है 2.303 एन सी पी लॉग T1 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग P1 अपॉन P2। क्लियर? यहाँ पर ये वैल्यू कट गई, log 1 मतलब आ गया 0, ये हो गया डेल एस टी समतापी प्रक्रम के लिए वैल्यू। ये हो गई 7वें नंबर की आपकी इक्वेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है आपके पास दे रखी है वैल्यू प्रेशर की कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगी इसके आगे। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरे नंबर का प्रोसेस। चौथा प्रोसेस जैसे मैंने बताया, सम दाबी प्रक्रम आइसोबैरिक प्रोसेस
आइसोबैरिक में जो दाब है, प्रेशर है, वह कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, P1 इक्वल हो जाएगा P2 के। अब मैं डेरिवेशन को वहाँ से हटाना चाहूँगी थोड़ा सा, ताकि बोर्ड थोड़ा खाली हो जाए। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। किस तरह से वैल्यू पुट होगी, डेल एस पी 2.303 एन सी पी लॉग, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर T2/T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग P1/P1, ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एस पी स्मॉल लिखें, थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखें, एस पी 2.303 एन सी पी लॉग T2/T1। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन का नंबर हो गया इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट करें। ये आपका चौथा जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। नोट डाउन करें इसे यहाँ तक। तो देखिए, इस तरह से आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है एंट्रोपी चेंज का, एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगी। आज की क्लास में बस हमने डेरिवेशन देखा है। डेरिवेशन में भी दो भाग बन गए हैं। सबसे पहले भाग में हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का वेरिएशन देखा था एंट्रोपी चेंज के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट वाली स्टेप में, जो कि हमारी स्टेप थी स्टेप नंबर 6, उसमें हमने टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएशन देखा था। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में दो दो प्रोसेस बने थे। दोनों प्रोसेस को मिलाकर कुल 4 यहाँ पे प्रक्रम हो गए हैं। चारों प्रक्रम आपको समझ में भी आ गए होंगे। टोटल जो इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर बनी थी वो बनी थी 6, जिसमें 2 तो आपके मेजर स्टेप हैं और बाकी जो प्रोसेस की 4 स्टेप हैं वो तो दिखाई गई है। ठीक है, सबको आपने ब्रैकेट में डाल दिया था। आज का डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लें। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की है, उसको और मेंशन कर देती हूँ। जो मैंने समीकरण है जिसमें मान रखा है वो वाली वैल्यू तो मैंने आपको बताई नहीं किस में मान रखा है। और अगर आपको पता भी लग गई है तो आप खुद भी लिख लें, समीकरण 6 में मान रखने पर। इसी तरह से ये वाला जो मान है समीकरण 6 में मान रखने पर। ठीक है, पहले वाले जो प्रोसेस है उसके मान हमने रखे थे 5 नंबर की समीकरण में। ये दोनों जो प्रोसेस है जो कि है आइसोथर्मल और आइसोबैरिक, इसकी वैल्यूज़ को हमने रखा था समीकरण 6 में। ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना ऊपर वाले में रख देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, नहीं बैठेगा। ठीक है, इस तरह से ये डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट होता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।